नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आजकल सच में नफरत का माहौल है। जहां कहीं भी देखते हैं ऐसा लगता है कि नफरत फैली हुई है। और जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से तो ऐसा महसूस होने लगा कि वाकई नफरत का माहौल है। इसके पहले तो कभी कभी लगता था। आज इस नफरत के माहौल पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। इससे पहले कि अपनी बात रखें, मैं अपनी कविता से ही बात शुरू करता हूँ। हर तरफ नफरत ही नफरत फैलाई गई है। यहाँ दम घुटता है पर सांस लेने में भी डर लगता है। ढूंढता हूं कि कहीं मिल जाए मोहब्बत का ढाबा। भूख से डरता हूं तो कुछ खाने का मन करता है। हो रहा जांच एजेंसियों का बड़ा दुरुपयोग यहाँ। अब तो कुछ करते भी नहीं फिर भी डर लगता है। मीडिया बिक चुकी मीडिया बिक चुकी, खतरे में है संविधान यहाँ। क्या करें क्या करें, इस देश में तो रहने में भी डर लगता है। न रोजगार है और न बचा है आय का कोई साधन। न रोजगार है और न बचा है आय का साधन कोई। अब तो भाईचारे की खेती करने से भी डर लगता है। नफरती बाजार में खोली है नफरती बाजार में खोली है प्यार की एक दुकान हमने। नफरती बाजार में खोली है प्यार की एक दुकान हमने। न जाने क्यों खरीदार को आने से भी डर लगता है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं। और सच में डर का तो इतना माहौल है। कितने लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे, उनके भ्रष्टाचार उजागर हुए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यूपीए पार्ट 2 यानी 9 से लेके जो 2014 तक मोदी सरकार के पहले का पूरा कालखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और इतिहासकार भारत में अब तक तो ईमानदार नहीं रहे हैं। अगर कोई इतिहास ईमानदारी से लिखा जाएगा तो उस सरकार के संचालकों का और उस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम कैसे लिखा जाएगा, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। कैसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन वही लोग आज कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और वो कहते हैं मीडिया को गोदी मीडिया बिक चुका है। अब तो कांग्रेस के नेता कहने लगे हैं कि जब पत्रकार नहीं खरीद सके तो मीडिया खरीद लिया। यानी अगर किसी आदमी की दूध खरीदने की क्षमता ना हो तो वो भैंस खरीद लेगा। ये बात है। कितनी हास्यास्पद बातें हैं। और ये वो बात कह रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की जिन्होंने कस्में खाई थी, नारे लगाए थे। जो पत्रकार रत्न देश सेवा में, समाज सेवा में आजकल लगे हुए हैं, वो यूट्यूब पे चले गए सब। उनको लग रहा है कि अब ये जो टीवी की दुनिया है वो उनके काम की नहीं। सब बिक चुके हैं, सब कुछ खराब है। ये कहने में, ये समझने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि पिछले 8 सालों में सचमुच बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी है। कई ऐसे लोग भी बेरोजगार हैं जो बिना कुछ किए हुए करोड़ों में खेलते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया। पिछले 8 सालों ने वो सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी आएंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मोदी की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं और मोदी के कामकाज से बहुत खुश हूं। और इसमें भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि मोदी ने काम बहुत किए हैं और ऐसे काम किए हैं जो 75 सालों में नहीं किए गए, नहीं हो सके। गरीबी हटने का इंतजार करता रहा। जाने कितने नारे लगाए गए। गरीब सिमट गए। जाने कितने लोग गरीबी की दुनिया में चल बसे। पीढ़ियां गरीबों में गुजर गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। मोदी ने कम से कम इतना किया, लोगों को उन छोटे छोटे भ्रष्टाचारों से मुक्ति मिली। ऐसा नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। लेकिन गरीब के खाते में वृद्धावस्था पेंशन बिना किसी कमीशन के आ जा रही है। गैस का सिलेंडर अब कोई पुलिस वाला ब्लैक नहीं कर रहा है, कोई एजेंसी वाला ब्लैक नहीं कर रहा है। रसूखदार आदमियों के यहाँ घरेलू गैस के सिलेंडर शादी बारातों में जिन पर सब्सिडी दी जाती थी वो नहीं चल रहे हैं। और सिंपल एक फार्मूला था कि पूरे दामों में सबसे गैस का सिलेंडर खरीदिए और जो सब्सिडी के हकदार हैं उनके खाते में सब्सिडी पहुंचेगी। सारा खेल खत्म हो गया। आज सिलेंडर्स की कोई मारामारी नहीं है।
हम सब ने अपने जीवन में देखा गैस की कितनी किल्लत रहती थी, और इस कमी का फ़ायदा लोग उठाते थे, ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे। और आज सिलेंडर के दाम लोग कंपेयर करते हैं कि 2013 में इतने थे और आज इतने हो गए हैं। किस तरह की बातें हैं। और जो गरीब आदमी है टकटकी लगाकर देखता रहा। 2014 के बाद उसके हाथ में कुछ आने लगा और उसके हाथ में सीधे पैसा आया, उसका कमीशन बचा। किसान छोटे बड़े चाहे जो भी करते हों, उनको सम्मान राशि मिलने लगी है। बहुत बड़ी राशि नहीं है, 6,000 से लेके 12,000 रुपये तक एक छोटे और सीमांत किसान को मिल जाता है। वो इसमें खुश है। मुफ्त में राशन मिल रहा है लोगों को, और लोगों को शौचालय मिला, उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला, कुछ हुआ। और प्रधानमंत्री आवास योजना में घर का सपना साकार हुआ। हो सकता है कुछ लोग छूटे हों। ये साधन ऐसे थे जिससे गरीब बहुत खुश हो गए। और एक ऐसा वर्ग है जो बिना किसी जाति पात के, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना किसी जाति पात के मोदी का समर्थक है। उसे लगता है मोदी विश्वसनीय है, मोदी काम करेंगे, मोदी की वजह से हमको ये फायदा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। मुफ्त राशन योजना कितने दिनों से चल रही है, और टैक्स पेयर के रूप में मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, और बहुत से लोग जो मुफ्त का राशन लाते हैं वो दुकानों में बेच देते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं, उनको ज़रूरत नहीं, उस राशन का वो उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये योजना ऐसी है जिसने गरीबों के दिल को छुआ। आज मुफ्त का राशन बहुत बड़ी चीज़ है, गरीबों की आशा बन गई है। और यही वर्ग ऐसा है जो मोदी का वोटर है। इसमें वो वर्ग भी शामिल है जो मोदी पर विश्वास नहीं करता। वह भी मुफ्त का राशन लेता है, उसने भी सारी योजनाओं का फ़ायदा लिया है, इस राशन को बेच भी देता है, और इसके बाद मोदी को वोट भी नहीं देता है। और उसका वोट पाने के लिए मोदी सबका विश्वास पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो उनको शायद नहीं मिलेगा, अलग बात है। ऐसे लोग शाहीन बाग में इकट्ठा हुए थे, और शाहीन बाग को नाम दिया गया था खिलाफत पार्ट 2। और उस खिलाफत आंदोलन में देश दुनिया के ऐसे बेरोजगार इकट्ठा हो गए। ये कहाँ से इतना पैसा अफोर्ड करते हैं कि वो जाके हल्द्वानी में भी बैठ जाएंगे, शाहीन बाग में भी जगह रहेंगे? कौन है जो उनको रबड़ी, मलाई और दूध पिलाता है? हल्द्वानी में भी सब लोग जमा हो रहे हैं। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन देश में नफरत का माहौल है। और हल्द्वानी में तो ये जो पत्रकार रत्न हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, वो पहुंच गए हैं। जिनको भारत में डर लगता था वो जाते कहीं नहीं, उन्हें कहीं भी देश दुनिया में ठौर नहीं, वो यहीं पे हैं। डर लगता है और इसके बाद दूसरों को डराने पहुंच जाते हैं। लखनऊ के एक बहुत डरे हुए शायर की बेटियां, ख़ानदान के लोग पहुंच गए हल्द्वानी में, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर रहे हैं। और ये शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू हो गया है, कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे दिया है उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन भारत की राजनीति में देखिए, उत्तर प्रदेश की सारी पार्टियां उसी वोट बैंक पॉलिटिक्स में उलझी हुई हैं। वो वोटों के लालच में हल्द्वानी की तरफ रुख कर दिया है। ये भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही ऐसा है, क्योंकि भारत में राजनीति एक बहुत बड़ा उद्योग है। अगर हम अपने जीडीपी से तुलना करें तो देश की जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग आधा हिस्सा राजनीतिक उद्योग का है। और ये जो राजनीतिक उद्योगपति हैं उनके आगे अदानी और अंबानी कहीं नहीं ठहरते, जिनकी लोग पानी पीकर कोसते हैं, मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मोदी ने सब कुछ कर दिया, मोदी ने सब कुछ कर दिया, मोदी ने हिंदुओं के लिए कर दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं के लिए नहीं किया, गरीबों के लिए किया। कि जितनी भी योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के सबको दी गई। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं को दी जाएंगी, मुस्लिमों को नहीं दी जाएंगी। लेकिन आप एक मिडिल क्लास हिंदू को देखिए जो टैक्स पेयर है, उसे क्या मिला? उसे सिर्फ इसी बात का सुख है कि धारा 370 हट गई। उसे इसी बात का संतोष है कि राम मंदिर बन रहा है।
आप अगर देखें तो मोदी ने जितने भी काम किए हैं देश में, मुसलमानों के लिए ज़्यादा किए, हिंदुओं के लिए कम किए। लेकिन हम जैसे तमाम लोग इसका कोई गिला शिकवा नहीं करते। जो भी गरीबों की योजनाएं चल रही हैं वो बिना भेदभाव के सबको मिलनी ही चाहिए। और अगर उस योजनाओं को चलाने में टैक्स पेयर के रूप में अगर हमारा अंशदान जा रहा है तो हमें इस बात की खुशी है। हमें इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए जो किसी भी सरकार से अपेक्षा होती है कि देश में शांति और सद्भाव रहे और इस देश की संप्रभुता पर किसी तरह का खतरा ना हो जो गाहे बगाहे पैदा किया जा रहा है। कहते हैं कि नफरत की खेती हो रही है और उस नफरत के बाजार में हमने प्यार की दुकान लगाई है। हमने देखा कितनी प्यार की दुकान लगाई हुई है। आज भी मोदी को सर्वोच्च न्यायालय की क्लीन चिट के बाद भी गुजरात दंगों का दोषी ठहराते हैं और उन्हें तमाम विशेषणों से संबोधित करते हैं। और यहाँ तक कि मुस्लिम देशों के राजनीतिक मंत्री उन्हें नरसंहार का नायक, मुसलमानों का कातिल, हत्यारा बताते हैं। आज गोधरा कोई नहीं जानता और जब भी कभी कोई बात होती तो लोग कहते हैं प्रतिक्रिया होगी। गोधरा कांड में कार सेवकों को बोगी बंद करके उसके अंदर जिंदा जला दिया गया। कमीशन बनाकर इस थ्योरी को बल दिया कि कार सेवक खाना बना रहे थे, उससे आग लग गई और उससे दुर्घटना हो गई। ये किसी ने नहीं कहा कि इसे जलाया गया। और जो गुजरात दंगे हैं उसी की प्रतिक्रिया है। क्या हिंदू प्रतिक्रिया नहीं दे सकता? देगा। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जागरूकता बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, तो इसलिए प्रतिक्रियाएं होंगी। जम्मू कश्मीर की एक ऐसे नेता जिन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि जो कश्मीर में नया नरसंहार हिंदुओं का शुरू हुआ है वह पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत के वातावरण की प्रतिक्रिया है और ये बंद तब तक नहीं होगा जब तक कश्मीर को इंसाफ नहीं मिलता। और उन्हीं की तर्ज पर तमाम लोगों ने कहा, लेकिन वो राहुल गांधी से गले मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज वहाँ जाके मिले। ये कैसा भारत जोड़ो अभियान है जिसमें जगह जगह नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो ये जो नफरत का बाजार है इसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए कि इस नफरत के बाजार में तमाम बेरोजगार हैं जिनको दो पैसे का काम नहीं है। आप जान सकते हैं आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उनकी छटपटाहट बहुत ज़्यादा है। अगले फिर किसी टॉपिक में आपसे सीखने की मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।